आप सभी को पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, लेकिन इतने ऐसे कौन कौन सा पर्सन होगा जो ये सोच कर, ये मान कर बिजनेस शुरू करे कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा? ऐसा तो कोई नहीं होगा। हर पर्सन क्या सोचकर, किस नेगेटिव, किस पॉजिटिव अप्रोच के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है कि हम इस बिजनेस में इतना एफर्ट करेंगे, इतना वर्क करेंगे कि हमें प्रॉफिट ही हो। लॉस होना एक अलग पार्ट है, वो हो सकता है, बट ये मानकर हम बिजनेस कभी नहीं स्टार्ट करते कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा, ठीक है? या ये चाहते नहीं हम कि हमारे बिजनेस में लॉस हो। तो सेम एज कुछ अजम्पशंस हैं जिसको फॉलो करते हुए हमें बिजनेस में क्या है, मान करके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और वो कौन से बेसिक अजम्पशंस हैं या कंसेप्ट्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस जो हैं वो है 3 आपके सिलेबस में। देयर आर 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस ऑन विच अ बिजनेस कैन बी स्टार्टेड। उन मान्यताओं पर, उन अजम्पशंस के बेसिस पर हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बेसिक, फंडामेंटल भी कह सकते हैं इन्हें, अकाउंटिंग अजम्पशंस। प्रिंसिपल्स तो है ही, प्रिंसिपल्स को तो हम आगे फॉलो करेंगे। अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशंस यानी वो मान्यताएं जिनके बेस पर कोई बिजनेस शुरू होता है। तो कितने अजम्पशंस है अकाउंटिंग में? देयर आर 3 अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कौन सा है? गोइंग कंसर्न assumption। इस assumption के थ्रू किसी भी बिजनेस में ये मानकर के स्टार्ट किया जाता है किसी भी बिजनेस को कि एक बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक रन करेगा। हमें उस टाइम का कोई अंदाजा नहीं है कि कब तक रन करेगा। मीन्स जब हम बिजनेस शुरू करें तो ये सोचकर शुरू ना करें कि हमारा बिजनेस बहुत थोड़े टाइम के लिए, 1-2 साल ही चलेगा, लंबे टाइम तक रन नहीं करेगा। ये सोचकर हम बिजनेस ना करें। जब भी हम बिजनेस शुरू करें, स्टार्ट करें, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हमारा बिजनेस एक पॉसिबल पीरियड, यानी जिस पीरियड को हम जानते भी नहीं, हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे बिजनेस को रन करें। इस अजम्पशन, इस मान्यता, इस चीज को सोचकर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तभी हम एक बिजनेस में एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल के लिए एफर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम पहले ही सोच लें कि अरे 1-2 साल में तो बंद करना ही है, फिर करना क्या है, तो फिर हमारी वो बिजनेस में रुकने की जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हम बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस में वर्क नहीं कर पाएंगे और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता है आज से 100 साल पहले कुछ कंपनियां शुरू हुई जो आज भी कंसिस्टेंटली उतना ही प्रॉफिट कर रही है जितना वो स्टार्टिंग में कर रही थी। डाबर इंडिया का नाम आपने सुना होगा, कोलगेट का नाम आपने सुना होगा, कि कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं, इनके ऐड हमने अपने बचपन में देखे और आज आप भी देख रहे हैं, और हो सकता है हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी देखी। डाबर इंडिया ने अभी कुछ साल पहले ही 100 इयर्स कंप्लीट किए। टाटा टेलीकॉम ने 100 इयर्स कंप्लीट किए। कोलगेट की कंपनी भी बहुत पुरानी है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये वो बिजनेस है जिन्होंने इसी कंसेप्ट को फॉलो किया, यानी ईयर आफ्टर ईयर इन्होंने अपने प्रोडक्ट में इतना इम्प्रूवमेंट किया कि वो बिजनेस वर्ल्ड से गए ही नहीं, बाहर ही नहीं हुए। लोगों ने उन्हें इतना ज्यादा परचेज किया या उनके बिजनेस को इतना प्रॉफिट होता रहा कि वो बिजनेस वर्ल्ड में चाहे कितना भी कंपटीशन आया हो, लेकिन वो लोग क्या करते रहे, सरवाइव करते रहे, क्योंकि उन्होंने नई नई चीजें की अपने बिजनेस। और ऐसा किस कंसेप्ट में, किस असम्पशन में कहा गया है कि हर एक बिजनेसमैन को, आगे नई आने वाली जनरेशन है,
जिसके अंदर पेशेंस की कमी होती है, थोड़ा सा लॉस होते ही वो सोचता है इस बिजनेस को बंद कर दें। नहीं, अपने एफर्ट डालते रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए, कुछ नया करते रहिए। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि ग्रोथ के साथ साथ आपको नए तरीके से बिजनेस करना भी आना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा टाइम तक नहीं टिके रहोगे। तो बिजनेस में रुकने के लिए आपको वो सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। और क्या सोचकर कि हम बिजनेस शुरू करें कि हमारा बिजनेस एक बहुत लंबे टाइम तक रन करेगा, इससे क्लोज करने का हमारा कोई इरादा स्टार्टिंग में नहीं है। According to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period, and there is no intention to close the business or descale down its operations significantly. Same वही आ गया ना कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेसमैन ये मानकर बिजनेस को शुरू करता है कि उसका बिजनेस एक ऐसे लंबे टाइम तक चलेगा जिसके बारे में उसको खुद को भी नहीं पता कि कब तक चलेगा। ये सोचकर वो बिजनेस करता है और उसको बिजनेस बंद करने का उसका कोई मोटिव लेकर वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा। ये हर एक बिजनेसमैन को जब वो बिजनेस शुरू करे ये मान लेना चाहिए और तभी जाकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अजम्पशंस है, माने ना माने आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आपकी मान्यता, लेकिन अकाउंटिंग अजम्पशंस ये कहते हैं कि अगर आप इसके ऊपर इन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए बिजनेस शुरू करेंगे तो हमेशा अपने बिजनेस के लिए एफर्ट करते रहेंगे। एसेट भी खरीदेंगे तो हम क्या सोच करके एसेट्स को परचेज करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ईयर आफ्टर ईयर हम इसके लिए बहुत एफर्ट करेंगे और ये एक बहुत लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे, इसी अजम्पशन से रिलेटेड हम बहुत सारे एफर्ट अकाउंटिंग में करते हैं, एसेट खरीदते हैं, उन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि लंबे टाइम तक हमारी एसेट इजीली क्या हो सके, बिजनेस में प्रोडक्शन करती रहें और एक टाइम के बाद उन्हें अगर हमें चेंज करना हो तो हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि जब वो बदली जाए तो इजीली डेप्रिसिएशन हम इकट्ठा करके रखते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से मनी और उससे उन्हें रिप्लेस इजीली किया जा सके। तो ये है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग एक बार कोई भी रूल अगर आप फॉलो करें तो आप उसी रूल के बेस पर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें, बार बार रूल सोच फॉलो ना करें। अगर एक मेथड भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले तो सोच विचार कर बहुत ध्यान से उस मेथड को अप्लाई करें और फिर कोशिश करें कि ईयर आफ्टर ईयर उन्हीं रूल्स या उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट प्रिपेयर करें। अदरवाइज आप अपना इंटरनल कंपैरिजन नहीं कर सकते या अपने बिजनेस का अपने ही टाइप के किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। रीजन ये है कि जब हम कहीं जाते हैं, एक मिनट
बेटा आवाज आई? यस मैम। देखिए, जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो कंपैरिजन बड़ा जरूरी होता है। कंपैरिजन मीन हम अपने, जैसे तुम लोग हो, तुम भी तो कंपेयर करते हो ना कि हमारे लास्ट ईयर नंबर का किस सब्जेक्ट में ज्यादा आए, किस में कम आए, और कैसे कंपैरिजन कब करते हो? जब आपके पास प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड भी होता है और करंट ईयर का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। हेलो, करते हैं या यस नहीं मैम। करते, ये बताइए। करते हैं ना? यस मैम। और वो कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे? कि अगर मेरे लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में कम नंबर रहे और इस ईयर मैं क्या करूं जिससे मेरे मैथमेटिक्स में या साइंस में नंबर बढ़ जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो हम पुराने रिजल्ट के बेस पर आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा एफर्ट करें कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यही सोचकर तो हम एफर्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पुराना रिजल्ट ही ना हो तो क्या मैं वो फॉलो कर पाऊंगी, कंपैरिजन कर पाऊंगी? नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मैं कंपैरिजन कब कर पाऊंगी एक्यूरेट? जब सेम चीज होगी। अगर लास्ट ईयर मैंने साइंस पढ़ा था लेकिन इस ईयर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, तो क्या दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है? 10th नो में मैम। साइंस में मार्क्स आए, इस बार इकोनॉमिक्स में, मार्क्स का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग। ठीक है, आप तब तक कंपैरिजन करते हैं जब आप सेम चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, आप 11th के मार्क्स का कंपैरिजन नेक्स्ट ईयर 12th में करेंगे कि देखो 11th में तो मेरे कम थे और 12th में मैंने मेहनत की तो देखो ज्यादा आ गए, तो दोनों सेम सब्जेक्ट हो जाएंगे। और एफर्ट आपके जब होंगे तो आपका कंपैरिजन उसके अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सेम मेथड को फॉलो करोगे तो कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज आप मेथड बदलते रहोगे। जैसे सब्जेक्ट बदल गए तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सेम होंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा। सेम एज अगर बिजनेस में हम मेथड बदल बदल के और फिर सोचे कि हम दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन कर लें तो वो कंपैरिजन एक्यूरेट नहीं माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े हैं। कौन कौन से 2 मेथड पढ़े हैं? तो एक स्टूडेंट बता दे। पढ़ लिए अब तो तुम? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही डिफरेंस है ना। दोनों की में अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग बताया गया है आपको। अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक ईयर में तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है अपनी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, दूसरे ईयर में उस मेथड को चेंज कर देता है, तीसरे ईयर में फिर स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है, फिर चौथे ईयर में फिर चेंज कर देता है। क्या वो अपने ही टाइप के दूसरे बिजनेस से जो कि एक ही मेथड को फॉलो कर रहा है उससे कंपेरिजन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि किसी ईयर में उसका कुछ मेथड है, किसी ईयर में भी कोई दूसरा मेथड यूज कर रहा है। यानी अगर हमें अपने ही टाइप के किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना है तो हमारे जो रूल्स हैं, जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेथड ऑफ बिजनेस में जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन का, उस मेथड पर ही रहे। बार बार अगर हम उन मेथड्स को चेंज करेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करेंगे तो हमारे बिजनेस का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कंपैरिजन अगर आप नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो कंपैरिजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। और कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा? व्हेन वी आर फॉलोइंग द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, same methods in our business. If we are changing our rules and regulations, if we are changing the methods of calculating certain things, that then it is not possible to compare our business with your internal previous year records or other business, because दोनों में ही डिफरेंस होगी। प्रीवियस ईयर में हम स्ट्रेट लाइन यूज करते थे, करंट ईयर में हमने रिटन डाउन वैल्यू स्ट्रेट मेथड यूज करना शुरू कर दिया। पिछले साल के अपने रिकॉर्ड से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तो दूसरे बिजनेस की तो बात ही छोड़। तो हर एक बिजनेस मैन ये चाहता है, ये उसका अजम्पशन होना चाहिए, पहले ही मेथड को बहुत ध्यान से चूज करे और जब एक बार उसको चूज कर ले तो उसे बार बार ना बदले।
यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला बार बार ना बदले, लेकिन क्योंकि हमारे अकाउंटिंग रूल्स बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, तो वही कहते हैं कि जरूरत लगे, आगे जरूरत पड़े आपको और आपको लगता है कि इस चेंज से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा या हमें इससे बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आप उस रूल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मत करिए। आप उसको कुछ सालों बाद चेंज कर दें, कुछ ईयर्स तक फॉलो करें, फिर आगे जाकर आपको अगर वो यूजफुल नहीं लग रहा तो चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है कि विजिट नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बार बार मत करें। बार बार करने से आपका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एक बार अगर आप किसी प्रैक्टिस को या किसी मेथड को सिलेक्ट करें तो ईयर आफ्टर ईयर उन्हीं मेथड्स और प्रैक्टिसेस पर वर्क करें। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर योर बिजनेस with your previous records or compare your business with the same kind of other business। और कंपैरेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी में आगे 12th में जाके आपको कंपैरिजन करना भी सिखाया जाएगा कि प्रीवियस और करंट ईयर, जब तक कंपैरिजन करेंगे नहीं इंप्रूवमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है। कंपैरिजन मीन समझते हो ना, पिछले से खुद को देखना कि हमने इम्प्रूवमेंट किया, ये जरूरी होता है। अगर हमने गलती की है तो हमने जरूर, हमारा ग्राफ नीचे गया होगा, और अगर हमने अच्छा एफर्ट किया होगा तो हमारा ग्राफ ऊपर गया होगा। अगर मेरे 8th से 9th में नंबर कम आए हैं तो दैट मीन्स क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये है कि मतलब इसका अगर हम कंपैरिजन करें, मार्क्स देखें, दोनों ईयर का रिपोर्ट कार्ड सामने रखें और ये देखें कि कहाँ कहाँ कम नंबर आए हैं, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में हमने एफर्ट कम किए, तब इस वजह से हमारे मार्क्स कम आए। तो अब हमें क्या करना है? 10th में आकर हमें बहुत एफर्ट करना है, तब जाकर हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। यानी वो 2 ईयर्स का डेटा आपको बता रहा है कि आगे आने वाले ईयर के लिए आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है, और वो डेटा सेम वैल्यूज पर, सेम मेथड पर बना हुआ है, इसलिए आप कंपैरिजन इजीली कर पा रहे हैं। ये समझ में आया इस वाले अजम्पशन से कि कोई भी कंसेप्ट अगर आप एक बार अडॉप्ट कर ले, कोई भी मेथड एक बार अडॉप्ट कर ले, तो बार बार उसमें चेंजिंग ना करें। अदरवाइज आपके लिए कंपैरिजन करना क्या होगा? ज्यादा मुश्किल होगा। और कंपैरिजन बिजनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड अजम्पशन है एक्रूअल अजम्पशन। इसके बारे में आप एक चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तीन ही अजम्पशंस है। कौन कौन से? एक्रूअल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है? एक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंग, पहले आप लोगों ने एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा या नहीं? यस मैम। 2 बेसिस पढ़े थे आपने, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उन्हीं के बेस पर बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और उसी के बेस पर रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है? एक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो सभी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होते हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उन सभी को हम बिजनेस बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हीं के बेस पर जो रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. That means एक बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन को उस टाइम रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ट्रांजेक्शन होता है, ना कि उस टाइम जब उससे पैसा मिलता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? यानी यहाँ इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम
कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन तो कर लेते हैं बट आपको कैश एट ए टाइम रिसीव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बिजनेस बुक में उनको रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या आप इसको बिजनेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते? क्या आप इसे बिजनेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते? परचेज गुड्स फ्रॉम राम करते हो या नहीं? ये कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश है या क्रेडिट है? मैम क्रेडिट। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप जिस टाइम पर आप परचेज करेंगे गुड्स उसी टाइम राम को पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि डील हो गई है और बात हो चुकी है कि हम उसे गुड्स तो देंगे लेकिन बदले में अभी पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी हम उस ट्रांजैक्शन को अपनी बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब राम पैसे देगा, हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ ये गुड्स तो लेके गए हैं बट अभी पैसे नहीं देगा, इसलिए हम जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, हम जनरल एंट्री बनाते हैं मतलब हमने गुड्स तो ले ली है बट अभी पैसा नहीं दिया, परचेज गुड्स है तो सेल्स नहीं है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे कि गुड्स तो हमारे पास आ गई है बट वी हैव नॉट पेड एनी अमाउंट राइट नाउ, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम। अब हमें याद रहेगा कि राम को हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस करना है, वो हमारा क्रेडिटर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम उसी टाइम ट्रांजैक्शन करें, एंट्री करें जिस टाइम हम उसे पेमेंट करें, यानी फिर तो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे आप अपने बिजनेस में, क्रेडिट को तो फॉलो ही नहीं कर रहे। दैट मीन्स आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में हम कैश और क्रेडिट हर तरीके के ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और ये किसके थ्रू करते हैं, इसी एक्रूअल अजम्पशन के थ्रू। एक्रूअल अजम्पशन ये मानता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो जब होता है उसी टाइम उसे बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करें, ये छोड़ दें कि पैसा मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल अजम्पशन से ही बना हुआ है, समझ आ रहा है। एक्रूअल अजम्पशन ये बताता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो आप तुरंत उसकी एंट्री अपनी अकाउंटिंग बुक में कर लें, बेशक मनी का ट्रांजैक्शन हुआ हो या ना हुआ, पैसा आया या गया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लिया कि क्या गया क्या आया, नहीं बदले में कुछ आया तो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम अपनी बुक में रख लिया कि आज नहीं आया कल आएगा। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू आप कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यही अजम्पशन है जिसके थ्रू आप प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अर्न और एडवांस इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का भी बुक्स में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्रूअल अजम्पशन वो अजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी आए या ना आए लेकिन वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होती ही है। ये 3 अजम्पशंस हैं आपके अकाउंटिंग में जिनको मानकर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, और अगर इन अजम्पशंस के थ्रू अपने बिजनेस को करता है तो एक तो पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन जिसमें बिजनेसमैन क्या मानता है कि एक फॉरसिएबल पीरियड तक उसका बिजनेस रन करेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या मानता है कि बिजनेस में कोई भी एक मेथड अगर हम यूज करें तो कंपैरेबिलिटी के लिए आपको सेम ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और एक्रूअल अजम्पशन क्या मानता है कि हर एक ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश और क्रेडिट में हो उन सभी को हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बेस पर अगर हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे तो ही हमारा बिजनेस सही तरीके से रन कर पाए। ये कुछ अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं जिन्हें हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना जरूरी है। फिर मैंने कहा जरूरी है लेकिन उनको हम मजबूर नहीं कर सकते, यहाँ वो अजम्पशंस माने ना माने ये उनकी मर्जी पर है। अगर आप अजम्पशंस को मान करके बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ये ध्यान रखिएगा, और आपका बिजनेस एक लंबे टाइम तक बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाए।